हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैक्रोइकोनॉमिक्स यूनिट 2 मनी इन बैंकिंग पढ़ने जा रहे हैं और इस यूनिट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पढ़ेंगे, जिसमें से हम बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब होता है जब RBI कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है, यानी बैंक रेट का मतलब जब RBI कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है और उसके लिए वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको बोला जाता है बैंक रेट। यानी मान लो एक तरफ है सेंट्रल बैंक और एक तरफ है कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक के पास लोन लेने जाएगा तो सेंट्रल बैंक इसके बदले क्या चार्ज करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसको बोला जाता है बैंक रेट। बट कंडीशन क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म लोन लेगा, ठीक है। यानी जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो उस पर सेंट्रल बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको बोला जाता है बैंक रेट, ठीक। और बैंक यानी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा? बैंक रेट बढ़ा देगा, ठीक है। कैसे? देखो, अब मान लो कमर्शियल बैंक अगर मतलब सेंट्रल बैंक अगर बैंक रेट बढ़ा देता है, बैंक रेट बढ़ने का मतलब क्या है कि अब सेंट्रल बैंक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जब ये ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा क्या होगा? कम बचेगा। तो वो पब्लिक को भी क्या देगा? कम देगा। तो मनी सप्लाई क्या होगी? कम होगी। तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। प्राइस कम होगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, यानी इस तरीके से इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हमारा सेंट्रल बैंक क्या करता है? बैंक रेट को बढ़ा देता है। और डिफ्लेशन को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा? बैंक रेट को कम कर देगा। बैंक रेट कम होने का मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक कम रेट चार्ज करेगा, तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो पब्लिक को ज़्यादा देगा। पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो डिमांड ज़्यादा करेंगे, प्राइस बढ़ेगा, तो डिफ्लेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा पब्लिक डिपॉजिट करती है उसका एक मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक को किसके पास रखवाना पड़ता है? RBI के पास। मान लो किसी कमर्शियल बैंक के पास जो है वो 1 करोड़ पब्लिक से डिपॉजिट आते हैं, तो उसका एक सर्टेन परसेंट पार्ट, मान लो 4%, 1 करोड़ का 4% जो है कमर्शियल बैंक को किसके पास रखवाना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ेगा एज अ रिजर्व। ये एज अ रिजर्व होता है, यानी जब कमर्शियल बैंक को ज़रूरत होती है तो वो सेंट्रल बैंक से ले सकता है, ठीक है। तो CRR का मतलब क्या होगा? कैश रिजर्व रेशो। यानी कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंटेज किसके पास रखवाना पड़ता है? सेंट्रल बैंक के पास, यानी RBI के पास। और इस CRR रेट को कौन फिक्स करता है? ये रेट जो है वो कौन डिसाइड करता है? RBI। और ये रेट इस टाइम पे कितना चल रहा है? ये रेट चल रहा है इस टाइम पे 4%, ठीक है। कितना CRR चल रहा है? 4%। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? CRR को बढ़ा देगा। CRR बढ़ाने का मतलब क्या है? CRR बढ़ाने का मतलब क्या है? पहले मान लो 1 करोड़ आता था डिपॉजिट तो 4% रखवाता था कमर्शियल बैंक। अब 1 करोड़ है तो कमर्शियल बैंक 5% रखवाएगा। यानी अब कमर्शियल बैंक को RBI के पास जो है वो रिज़र्व ज़्यादा रखवाना पड़ेगा। जब वो RBI के पास ज़्यादा रिज़र्व रखवाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास खुद के पास पैसा क्या होगा? कम होगा। तो वो पब्लिक को कम देगा, पब्लिक डिमांड कम करेगी तो प्राइस कम होगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। यानी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए CRR को बढ़ाना पड़ेगा। और डिफ्लेशन है यानी लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, उस केस में CRR कम किया जाएगा। यानी पहले 4% चार्ज हो रहा था तो मान लो अब 3% चार्ज किया जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? कमर्शियल बैंक को कम डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो पब्लिक को ज़्यादा दे पाएगी, पब्लिक ज़्यादा डिमांड करेगी, तो ज़्यादा डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ेगा, तो डिफ्लेशन क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो सेंट्रल बैंक CRR का यूज़ करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मेजर है SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है, बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट होता है उसका एक फिक्स परसेंट बैंक यानी कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। यानी मान लो अगर कमर्शियल बैंक के पास 1 करोड़ का डिपॉजिट आया है तो उसका एक फिक्स परसेंटेज जो है कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा। सीआरआर में वो किसके पास रखवा रहा था, किसके पास रखवा रहा था, सेंट्रल बैंक के पास कैश फॉर्म में। लेकिन इस केस में उसके अपने डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज यहाँ पर कमर्शियल बैंक अपने पास ही रखेगा। और कैसे रखेगा, लिक्विड फॉर्म में। कैसे रखेगा, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म का मतलब ऐसे एसेट्स के फॉर्म में रखेगा जो ईजिली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कैश हो गया, गोल्ड हो गया, सिक्योरिटीज़ हो गया। ठीक है, तो एसएलआर का मतलब जहाँ पर कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज अपने पास रखता है एज अ रिजर्व, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म का मतलब वो जिसको आसानी से कैश में कम टाइम पर कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस एसएलआर रेट को भी कौन डिसाइड करता है, इसको भी डिसाइड करता है आरबीआई। आरबीआई ही इसको भी डिसाइड करता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इस एसएलआर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। एसएलआर बढ़ने का मतलब क्या है कि अब कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का ज़्यादा पार्ट कहाँ रखना पड़ रहा है, अपने पास रखना है। यानी अब कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का ज़्यादा पार्ट रिजर्व में रखना पड़ेगा। तो उसके पास पब्लिक को देने के लिए क्या होगा, कम होगा। जब पब्लिक को कम देगा तो पब्लिक डिमांड कम करेगी, तो प्राइस कम होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। और अगर उसको डिफ्लेशन कम करना है तो उस केस में क्या होगा, ये रेट कम हो जाएगा। तो यानी अब कमर्शियल बैंक को कम रिजर्व रखना पड़ेगा, तो वो पब्लिक को ज़्यादा दे पाएगा। पब्लिक के पास ज़्यादा आएगा तो पब्लिक ज़्यादा डिमांड करेगी, ज़्यादा डिमांड है तो प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, जो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम थी वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक एसएलआर का यूज़ करके मनी को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन के केस में एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन के केस में एसएलआर को कम कर दिया जाता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, यहाँ पर आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में पब्लिक से को खरीदती और बेचती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करती है, जनरल पब्लिक से खरीदती है या जनरल पब्लिक को बेचती है। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा, यानी आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ को बेच देगा। देखो अब आरबीआई पब्लिक को सिक्योरिटीज़ बेचेगा तो पब्लिक क्या करेगी, उसको पेमेंट करेगी। जब पब्लिक पेमेंट करेगी तो पब्लिक के पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब पब्लिक के पास पैसा कम होगा तो वो डिमांड कम करेंगे, प्राइस कम होगा और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर डिफ्लेशन है तो आरबीआई सिक्योरिटी को खरीदेगा। यानी जब आरबीआई खरीदेगा तो आरबीआई को क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट। तो जब आरबीआई पेमेंट करेगा तो वो पैसा किसके पास जाएगा, पब्लिक के पास जाएगा। तो पब्लिक के पास मनी सप्लाई बढ़ेगी, वो डिमांड ज़्यादा करेगा, प्राइस बढ़ेगा, जो डिफ्लेशन था वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो ये चौथा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई को या क्रेडिट को कंट्रोल करती है। फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई चार्ज करता है। यानी जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए यानी 1 साल से कम के लिए लोन प्रोवाइड करता है, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको बोला जाता है रेपो रेट। यानी जब सेंट्रल बैंक या आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म के लिए, उस पे जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको बोला जाता है रेपो रेट। और इन्फ्लेशन के टाइम पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक या आरबीआई क्या करता है, उस रेपो रेट को बढ़ा देता है। यानी इन्फ्लेशन के टाइम पर आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देता है। देखो रेपो रेट इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, जब रेपो रेट बढ़ेगा यानी तो आरबीआई क्या करेगा, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जब वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो कमर्शियल बैंक के पास क्या होगा, कम पैसा होगा, तो वो पब्लिक को क्या कर पाएगा, कम दे पाएगा। तो पब्लिक क्या करेगी, डिमांड कम करेगी। डिमांड कम होगा तो क्या होगा, प्राइस कम होगा, और प्राइस कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। ठीक है, और अगर डिफ्लेशन है तो उस केस में आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को कम कर देता है। ठीक है, और रेपो रेट कम होने का मतलब क्या है, रेपो रेट यानी यहाँ पर अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, कम रेट चार्ज करेगा, कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जब वो कम चार्ज करेगा तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, तो पब्लिक के पास को क्या कर पाएगा, ज़्यादा लोन दे पाएगा। तो पब्लिक ज़्यादा डिमांड करेगी, डिमांड बढ़ेगा,
क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो जो डिफ्लेशन था वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से रेपो रेट का यूज़ करके सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई को कम करता है। इन्फ्लेशन के केस में वो रेपो रेट को बढ़ा देगा और डिफ्लेशन के केस में रेपो रेट क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे कम हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट और सिक्स्थ इंस्ट्रूमेंट है जो आपके सिलेबस में है, वो है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है, देखो जब भी कमर्शियल बैंक के पास कुछ सरप्लस फंड होता है, यानी जब भी कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा सरप्लस होता है तो वो क्या करता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट करा देता है और उसके बदले क्या करता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। यानी कमर्शियल बैंक के पास जब भी कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस फंड होता है तो वो आरबीआई को डिपॉजिट कर देता है और उससे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, जिस रेट पर आरबीआई क्या करेगा, कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और इसको रीपर्चेज रेप इसको रिवर्स रीपर्चेज रेट भी बोला जाता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इस रिवर्स रेपो रेट को क्या करना पड़ता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, इसको बढ़ा देता है। क्यों, देखो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, रिवर्स रेपो रेट का बढ़ने का मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा फंड किसके पास रखवाएगा, आरबीआई के पास रखवाएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहता है। इस केस में वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट किसके पास रखवाएगा, वो रखवाएगा आरबीआई के पास, तो पब्लिक को कम फंड दे पाएगा। ठीक है, और जब पब्लिक को कम फंड दे पाएगा तो मनी सप्लाई क्या होगी, पब्लिक को कम पैसा मिलेगा, मनी सप्लाई कम होगी, प्राइस कम होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिवर्स रेपो क्या होता है, कम होता है, रिवर्स रेपो कम होने का मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट अर्न करने के लिए कम डिपॉजिट, कम फंड रखवाना पड़ रहा है। जब वो कम फंड देगा पब्लिक आरबीआई को तो उसके पास ज़्यादा होगा तो पब्लिक को ज़्यादा दे पाएगा, इससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा और जो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है हमारा आरबीआई सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड सेक्टर पे फोकस करता है, जबकि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आरबीआई जो है वो पूरे ओवरऑल इकोनॉमी की मनी सप्लाई पे फोकस करता है। बट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सेक्टर्स पे फोकस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहला क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, डिफरेंस करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर अ लोन एंड अ वैल्यू ऑफ लोन गारंटीड, यानी जितना अमाउंट ऑफ लोन लिया जा रहा है एंड जितना अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज़ है, उन दोनों का बीच का गैप क्या कहलाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सपोज़ अगर 80 लाख का लोन लिया है, सपोज़ अगर 80 लाख का लोन लिया है तो इसके बदले जो है मान लो 1 करोड़ तक की मॉर्गेज सिक्योरिटी रखवाई जा रही है, तो उन दोनों के बीच का गैप क्या कहलाएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, क्योंकि लोन का अमाउंट तो 80 लाख है लेकिन इसके बदले जो मॉर्गेज सिक्योरिटी रखवाई है वो कितने की रखवाई है, 1 करोड़ की, तो यानी जो बीच का अमाउंट है वो क्या कहलाएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, इस मार्जिन रेट को बढ़ा देता है, यानी इन दोनों के बीच का अमाउंट, इन दोनों के मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट गैप को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाने का मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक जो है वो ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर रहा है और इस केस में क्या होगा कि जब ज़्यादा चार्ज करेगा तो जो पब्लिक है वो क्या करेगी, बोरो यानी लोन कम लेगी, लोन कम लेगी, डिमांड कम होगा, डिमांड कम, प्राइस कम, इन्फ्लेशन कम। और अगर डिफ्लेशन है तो उस केस में सेंट्रल बैंक इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि लोन अमाउंट और सिक्योरिटी अमाउंट के गैप को कम कर देगा। इससे क्या होगा कि पब्लिक जो है वो आसानी से लोन ले पाएगी, उसको सिक्योरिटी अमाउंट कम पे करना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, तो जो डिफ्लेशन था उसकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, शॉर्ट आउट हो जाएगी। यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देगा और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को कम कर देगा। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए क्रेडिट लिमिट को फिक्स कर देता है। क्रेडिट रैशनिंग में सेंट्रल बैंक डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए क्रेडिट लिमिट को फिक्स कर देता है, यानी वो कैटेगराइज कर देता है कि इन अलग अलग सेक्टर्स के लिए आप सिर्फ इतना अमाउंट जो है वो लोन प्रोवाइड कर सकते हो, इसके बियॉन्ड, इस कोटा लिमिट के बियॉन्ड आप लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है,
और अगर इन्फ्लेशन है तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्रेडिट राशनिंग इम्पोज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी देखो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लोग पहले ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं। तो उस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगा, क्रेडिट राशनिंग करेगा। वो पहले ही कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्ट कर देगा कि भाई आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए सिर्फ लिमिट सेट कर देगा कि आप सिर्फ इतना ही अमाउंट जो है इन एक्टिविटीज़ के लिए दे सकते हो, इससे बियॉन्ड नहीं दे सकते, ठीक है। और डिफ्लेशन को कम करने के लिए पहले ही लोग डिमांड नहीं करें, तो इस केस में सेंट्रल बैंक क्रेडिट राशनिंग नहीं करेगा, यानी स्पेसिफाई नहीं करेगा क्रेडिट लिमिट को अलग अलग सेक्टर्स के लिए। और थर्ड होगा मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता है, कुछ डायरेक्शंस देता है कि वो डायरेक्शन उसको इम्प्लीमेंट करने होते हैं, ठीक है। यानी अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्ट करेगा, उसको एडवाइस देगा कि आप लोन जो है जनरल पब्लिक को क्या करें, कम दें, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा है। तो वहाँ पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को एडवाइस करेगा कि आप लोन जो है पब्लिक को क्या करें, कम दें, क्योंकि पब्लिक को लोन कम मिलेगा तो पब्लिक डिमांड कम करेगी, तो मनी सप्लाई कम होगा, प्राइस कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। और अगर डिफ्लेशन है तो उस केस में कमर्शियल बैंक के पास लिबरल पावर होती है कि वो आसानी से जितना चाहे अमाउंट लोन जो है वो पब्लिक को दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो वहाँ पे लोन अमाउंट को रेस्ट्रिक्ट करती है, और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो वहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता है लिबरल लैंडिंग के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े सेंट्रल बैंक के। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।